नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेड में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। आज के दोस्तों जो प्रश्न हैं वो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से करें। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाल विकास की प्रक्रिया भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर जीवन भर चलती है। विकास के क्रम में शैशवावस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। इसे पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। यह अवधि 6 माह से 12 वर्ष के बीच आती है। इसे पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में विभाजित किया जाता है। मध्य बाल्यावस्था भाषा एवं विकास की पूर्ण अवस्था कही जाती है। इस अवधि में बच्चों के भाषा का विकास तेजी से होता है, साथ ही रुचियों का विस्तार, चिंतन का विकास एवं सृजनात्मकता का विकास भी इसी काल की मूल विशेषता है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? आपके ऑप्शन है प्रसूति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन में उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें भी दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। इस अवस्था के अनुसार प्रत्येक बच्चे को इन सभी क्रमों में होकर गुजरना ही पड़ता है। उसके कन्वेंशनल स्तर में दूसरी अवस्था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था सम्मिलित होती है, जिसे सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास अवस्था भी कहते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण नैतिक विकास में 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इन अवस्थाओं को कोहलबर्ग सार्वभौमिक अवस्था मानते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन में है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, बी ऑप्शन में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, सी ऑप्शन में जेंडर पृथक खेल समूह बनाना और डी ऑप्शन में है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। बच्चों के मध्य जेंडर को लेकर व्याप्त रूढ़ियों एवं लिंग का किसी विशेष काम के लिए अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त NCERT द्वारा तैयार दस्तावेज, जिसे NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसमें दोस्तों कहा गया है NCF में भी लैंगिक पक्षपात को न केवल कम करने बल्कि समाप्त करने के बारे में कहा गया है। इसके अलावा लैंगिक समानता हेतु ऐसे पाठ्यक्रम और शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि बच्चों में जेंडर संवेदीकरण की समझ विकसित हो सके। तो इस प्रकार दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रकाश को महत्व दिया है? ऑप्शन है दोस्तों JB वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग।
तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, यानी बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का हमारे सही हो जाता है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। जीन पियाजे की तरह ही वाइगोत्स्की भी इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन साथ में वह यह भी मानते हैं कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है वह एकांकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाड़ या ढांचा। इसमें दोस्तों बीच में यहाँ पर ऑब्लिक का चिन्ह बना हुआ है, पाड़ को ही ढांचा दोस्तों कहते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर की अगर हम बात करें तो इसमें यही ऑप्शन भी सही हो जाता है, पाड़ या ढांचा इसमें सही हो जाता है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाड़ यानी ढांचा कहलाता है। ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्रों से संबंधित प्रत्येक है। ढांचा निर्माण एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय यह सहयोगी अधिगम में शिक्षक या अधिक कौशल वाले सहयोगी को अधिगमकर्ता के समसामयिक निष्पादन के अनुसार अपने परामर्श को समायोजित करना पड़ता है। जैसे कि कोई नई समस्या है तो अधिक निर्देशन देने पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्य विस्तार होता जाता है निर्देशों की संख्या कम होने लगती है। वाइगोत्स्की के अनुसार संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का डी ऑप्शन हमारे सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जिग सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं को कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। जिगसॉ पहेली दोस्तों वो होती है जो एक वर्ग के तरीके की होती है और एक चित्र में होते हैं जिसके टुकड़े इधर उधर होते हैं, उनको मिलाना होता है। तो इसमें है, इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़ यानी कि ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों व्यक्तिगत वार्ता होगी, क्योंकि ये दोस्तों आपस में बच्चे जब गेम खेलता है पहली ये वाली हल करता है तो आपस में बात करते हैं, तो व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगी। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच एवं व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती है, जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति से भिन्न होती है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबोधन पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत में के अंतर्गत संज्ञान में अनेक तत्व आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत वार्ता या चर्चा, जिसमें बच्चे स्वयं से चर्चा करके किसी तर्क को निर्धारित करते हैं। नज़्मा द्वारा कहा गया यह कथन व्यक्तिगत वार्ता को संबोधित करता है। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेष इंगित करता है? ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन है दोस्तों परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, संध्यात्मक विचार। बी ऑप्शन में संरक्षण कक्षा समावेशन। सी ऑप्शन में स्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व। और डी ऑप्शन में प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणीयता। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है, जो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चों के विचारों में सक्रियता क्षमता आ जाती है और अंतर्दर्शी तर्क शक्ति की जगह तार्किकता आ जाती है।
पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित कर लेता है। एक संरक्षण, जिसमें बालक तरल, लंबाई, भार इत्यादि के संरक्षण के से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हुए देखे जाते हैं। और दूसरा नंबर का पॉइंट आ जाएगा संबंध, जिसमें बालक इसमें क्रमिक समस्याओं का समाधान करते हुए देखे गए हैं। कक्षा समावेशन इसी तरह की गुणवत्ता में विकसित होता है। और तीसरे नंबर का पॉइंट इसमें हो जाएगा वर्गीकरण। बालक में वस्तुओं के गुण के अनुसार वर्गों या उपवर्गों में बंट जाने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंध, प्रबलन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा स्कीमा, यानी ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्यवस्थित क्रम हेतु विद्यमान होती हैं। यह स्कीमा 2 प्रकार का होता है, पहला साधारण स्कीमा तथा दूसरा जटिल स्कीमा। साधारण स्कीमा मोटर कार या खिलौने के स्कीमा से समझा जा सकता है। इस तरह इस अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ या सूर्य क्या है आदि जटिल स्कीमा के उदाहरण हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे के स्कीमा को संशोधित व समायोजित करने के 2 प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक होता है आत्मसातीकरण, दूसरा होता है समायोजन। आत्मसातीकरण से तात्पर्य है कि बच्चा अपने पूर्व स्कीमा में नए ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, जबकि समायोजन में बच्चे नई सूचना या स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, संवेग या संज्ञान एक दूसरे से रिक्त स्थान हैं। ऑप्शन है आपके पूर्णतया अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों सन्निहित, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे में सन्निहित हैं। जीवन में संवेग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा व्यक्ति की वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास में इसका भारी योगदान होता है। इस तरह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना एवं उसका समुचित इस्तेमाल संज्ञान कहलाता है। रेबर के अनुसार संज्ञान का तात्पर्य ऐसे मानसिक व्यवहारों से है जिसमें प्रतिकीकरण, सूझ, प्रत्याशा, जटिल नियम, उपभोग, प्रतिभा, विश्वास, अभिप्राय, समस्या समाधान तथा अन्य शामिल होते हैं। संवेग की अवस्था में आंगिक प्रक्रियाओं जैसे नाड़ी, श्वसन, ग्रंथि, स्राव का एक विकसित उद्दीपन होता है। इसमें शिक्षार्थी आवेगी बल का अनुभव करता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। बी ऑप्शन में है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। सी ऑप्शन में है विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामित करना। और डी ऑप्शन में है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता या भ्रांतियों को समझना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बी ऑप्शन में है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। सी ऑप्शन में बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेष है। और डी ऑप्शन में है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है।
सामान्यतः बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा और समझ आदि के अर्थों से होता है। बुद्धि द्वारा ही हम अपनी विविध समस्याओं का समाधान निकालते हैं। केली एवं अर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। बुद्धि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होती है तथा विविध प्रकार की बौद्धिक योग्यता यह प्रमाणित करती है कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। इसी कारण कई लोग अनेक योग्यताओं में दक्ष होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आपके, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। बी ऑप्शन में है, इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। और सी ऑप्शन में है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। डी ऑप्शन में है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार संबंधी 2009 के अंतर्गत शिक्षा एक मूल अधिकार है जिसमें किसी भी बच्चे को वंचित नहीं किया जा सकता। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, ऑप्शन है आपके, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए और डी ऑप्शन में है, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। समावेशी कक्षा एक इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है जिसके द्वारा सभी प्रकार के भेदभाव के अंतर को समाप्त करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है ताकि समाज में मौजूद प्रत्येक बच्चे को एक स्तर पर लाया जा सके। इस तरह की शिक्षा के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे बालक के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, बालक में समाज के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करना, सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, बालकों में नवजीवन का संचार करना आदि। इस हेतु शिक्षक का सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लिखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। आपके ऑप्शन है, व्यवहारवादी सिद्धांत, बी ऑप्शन में है आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिव्यक्ति, सी ऑप्शन में है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और डी ऑप्शन में है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लिखित समावेशी शिक्षा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की अवधारणा पर आधारित है। यह एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और एक विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए, जिसमें एक सामान्य छात्र एक आसक्त या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय व्यतीत करे। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में प्रत्येक शिक्षक को इस सिद्धांत के साथ विस्तृत दृष्टिकोण अपनाते हुए कक्षा में व्यवहार करना चाहिए।
तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तन होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, और डी ऑप्शन में विकास सार्वभौमिक है, सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। दोस्तों सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं। विकास का संबंध परिवर्तन से होता है। विकास में व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टिकोण, शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। ऐसा नहीं कि शैशवावस्था के बाद विकास नहीं होता, बल्कि यह शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था में भी विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह हमेशा परिवर्तनशील है और आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के मिले जुले रूप का परिणाम है। तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।